Assalamu alaikum to all of you. First of all, I'm really very thankful to my professor, Dr. Fizza Qureshi. She is my now currently co-supervisor of the current topic, and it is all about her efforts. Because of her, I am just going to be presented each and everything here. तो ये सारी की सारी आप जो स्लाइड्स देख रहे हैं तो उनकी परमिशन के बगैर मैंने नहीं ली है, उनकी ही परमिशन से ही मैंने ये स्लाइडें ली हैं और उनकी ही सारा जो स्टफ मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो उनका है। एंड each and everything over there expressed over there is all about the Dr. Fizza Qureshi. And also I'm really very thankful to from the HEC. Special thanks to Sir Dr. Arshad Bashir. He will also be over there in the part of over there in our session, जिन्होंने मुझे emphasize किया is one of the really inspiration for me, especially जिन्होंने मुझे हमेशा जो है इंस्पायरेशन दी है। इनका बड़ा अच्छा करियर रहा है। इन्होंने अपने अभी लास्ट टाइम जितना भी पहली जो फुलब्राइट की स्कॉलरशिप आई थी उनकी ये एल्यूमिनी है, उन्होंने पीएचडी वहाँ पर की थी। उसके बाद ये पोस्ट डॉक्टरेट भी हैं सर, और कभी अभी जो करंटली जो ओवरसीज जो स्कॉलरशिप आई है उनके भी डायरेक्टर हैं, जो अभी पाकिस्तान के अंदर फेज़ 2 जो आया है, फेज़ 1 की अभी हो गई हैं और फेज़ 2 के अंदर जो है वो एचईसी के डायरेक्टर जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर डॉक्टर अरशद साहब हैं। एंड ही इज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग पर्सन, और उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया है और उनकी वजह से ही मैं आगे भी ग्रो कर रहा हूँ। एंड स्पेशल थैंक टू माय सुपरवाइज़र सर के बी शाह, जिनकी वजह से जो हमेशा मुझे लाइक ए ब्रदर ही बिहेव विथ मी, एंड उन्होंने हमेशा मुझे असिस्ट किया। स्पेशली वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और वो उन्होंने मुझे ये जो भी आज मुझे रिसर्च आ रही है उनकी वजह से है। एंड स्पेशली आल्सो फॉर द डॉक्टर फिज़ा कुरैशी, जिन्होंने मुझे बहुत बहुत हमें इसके हर चीज़ में किया है। एंड आल्सो स्पेशल थैंक टू फ्रॉम सर डॉक्टर प्रोफेसर वजीर साहब, प्रो वाइस चांसलर सैयद अलाउद्दीन शाह यूनिवर्सिटी सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस है नौशरो फेरोज, जिन्होंने मुझे मेरे फादर को भी बड़ा सपोर्ट किया था पूरी एजुकेशन के अंदर, और उसके बाद मुझे भी वो बहुत बड़ी सपोर्ट करते हैं हमेशा के लिए। एंड आल्सो स्पेशल थैंक टू डॉक्टर मुकेश कटवानी साहब, इज नाउ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड आल्सो डायरेक्टर ऑफ स्टडी एरिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। एंड and one more thing, whole faculty, my they are so genius, and I'm really thankful to. And also my team, Opportunity Network, who did a lot of work, struggle, and they are voluntarily working without any payment, and they are serving the nation. आप लोगों की सबसे बड़ी मेहरबानी होती है कि हम जब भी इसके कोई सेशंस करते होते हैं तो आप लोग हमेशा के लिए रेडी होते हैं। So it was all about that, and now I am just going to proceed with my lecture, how to start or how to write thesis dissertation। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि थीसिस और डिसर्शन के अंदर फ़र्क क्या है। कुछ भी नहीं है, हमारे पास नाम सिर्फ चेंज है, थीसिस और डिसर्शन। कहीं कहीं पर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप थीसिस को काउंट करेंगे तो एमफिल लेवल पे जो है हमारे पास थीसिस होता है। अगर हम डिसर्शन अगर हम काउंट करें तो वो हमारे पास जो है पीएचडी लेवल पे हम इसको डिसर्शन करते होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि हमारी आज की कोर्स की आउटलाइन क्या क्या होंगी। वी विल कवर दैट व्हाट इज दिस इज कॉन्टेक्ट ऑफ द content of the thesis, some practical steps in the writing thesis, how to write the thesis, where to start from thesis, कहाँ से हम स्टार्ट करें, गाइडलाइन क्या है उनकी, फॉर्मेट क्या होगा, सैम्पल्स भी हम उठाएंगे। बैचलर का थीसिस में आपको दिखाऊंगा कि उसके फॉर्मेट क्या होता है, मास्टर का थीसिस में है उसको भी उठाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि मास्टर का थीसिस किस तरह से होता है। और एंड में जो है हम इसके अंदर क्वेश्चंस एंड आंसर्स का भी सेशन रखेंगे। मेरी 2 जूम की मीटिंग्स होंगी, स्पेशली ये रिकरिंग आईडी है, जैसे ये ख़त्म होगी तो डेफिनेटली मैं दूसरी जूम की मीटिंग करूँगा, और होपफुली इस पूरी 2 मीटिंग सेशंस में हम इस सारे को कवर करेंगे। इसमें मेन चीज़ होता है टॉपिक सिलेक्शन। मेनी स्टूडेंट्स आस्क सम क्वेश्चंस टू द प्रोफेसर दैट वेयर हाउ वी हैव टू स्टार्ट द रिसर्च। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है सबसे पहले कि हमें टॉपिक्स नहीं मिल रहे, हमें ये नहीं मिल रहा कि हम थीसिस कहाँ से स्टार्ट करें, हम कौन सा इसका टॉपिक लेके आएँ। तो उनको नहीं पता होता कि वो एरिया स्पेशली रिसर्च गेट नहीं फाउंड कर पाते।
तो स्पेशली मेरा फोकस वहाँ पर भी होगा। और फिर हम जो है एक एक पार्ट को थीसिस के वो डिस्कस करेंगे, स्पेशली जिसमें थीसिस के 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन आ गया। सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट तो छोटा होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन से ही हम स्टार्ट लेते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, फिर लिटरेचर रिव्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेथोडोलॉजी हो गई, उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आ गई, फिर हमारा कंक्लूजन आता है। तो इनके एक एक पार्ट को हम समझेंगे कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड करते हैं, और तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी टुडेस सेशन रिगार्डिंग हाउ टू स्टार्ट द रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च, तो सबसे पहले रिसर्च क्या होती है। अच्छा, हम छोटा सा एक एग्जांपल उठा लेते हैं कि रिसर्च क्या है। लाइक करंटली हम एग्जांपल उठा लेते हैं कोविड-19 का, ठीक है। बात ये हुई कि कोई प्रॉब्लम आता है एक्सटर्नली, ठीक है। उसके अंदर हम सिस्टमेटिकली क्या करते हैं कि सर्च आउट करते हैं। एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च क्या है, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आया, ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, साइंटिफिक, तो उसको क्या करते हैं हम सिस्टमेटिकली वे से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च में हम दो चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें करती हैं कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आया, ठीक है, रिसर्च के अंदर रिसर्च क्या करेगी, उसको सिस्टमेटिकली वे से जाएगी, ना कि हम उसको मिस के गैस करके हम बोलेंगे भाई कोविड आया, लाइक दैट कोविड आया अभी रिसेंटली, ठीक है। कोविड की वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एक्सटर्नल फैक्टर पे, लाइक हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि भाई कोविड आया, या हम जैसे मेडिकल की फील्ड में हम जाएं, तो मेडिकल में फील्ड में कौन सी हमारी बॉडी पे इफेक्ट उसका पड़ रहा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, उसको हाइपोथेसिस पहले बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे कि भाई कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट कौन सा पड़ रहा है। फिर हाइपोथेसिस वो हो सकता है सही हो या ना हो, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होकर फिर उसके ऊपर हम जो है कमेंट्स वगैरह देते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिकल प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस होता है रिसर्च में, जो हम करते होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर रिसर्च के बाद हमें किसी भी प्रॉब्लम को मिस कर उसका सॉल्यूशन निकालते होते हैं। तो रिसर्च हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि हमारे पास इसके अंदर हमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है रिसर्च का करने का, वो ये होता है कि हम एक सिस्टमेटिक वे से साइंटिफिक तरीके से जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते होते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट दिस स्लाइड्स टू रिसर्च टू रिफर्स टू दिस सर्च फॉर नॉलेज। नॉलेज को सर्च करना, रिसर्च मीन्स साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर pertinent इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। कोई भी टॉपिक लिया, उसको साइंटिफिक प्रोसेस में और सिस्टमेटिक सर्च करके उसको मैंने किया। इनफैक्ट रिसर्च इज द आर्ट ऑफ ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। देखिए, रिसर्च दो चीज़ों में आएगी। आर्ट है, कैसे आर्ट, देखिए आपने कुछ लिखा ना, आपने कुछ किया, उसको लिखना भी तो है ना। तो ये रिसर्च के अंदर हम आर्ट को भी इंक्लूड करते होते हैं, ठीक है। आर्ट इस सेंस में है रिसर्च। द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर्स टू अ क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ए साइंटिफिक प्रोसेस। आगे हम स्लाइड में पढ़ेंगे कि साइंटिफिक प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने अभी बताया, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप अभी करंटली अगर 9th की बायो की बुक देखें, तो उसमें साइंटिफिक प्रोसेस दिया हुआ है। अगर हम लिटरेचर को थोड़ा सा सिंह के अंदर देखें, तो आपको मलेरिया का बड़ा मीन्स के दिया गया है 9th की बायोलॉजी के अंदर। वो सेम टू सेम साइंटिफिक प्रोसेस हम हर जगह पर अप्लाई भी करते होते हैं। ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन हमें क्या है कि वही चीज़ें आगे जो है हम अप्लाई करते होते हैं। पीएचडी लेवल तक सेम टू सेम बात है, लेकिन क्या है कि हम थोड़ा सा लिटरेचर थोड़ा सा आगे आगे लेते जाते हैं, ठीक है। The purpose of the research is to discover answers to a question through the application of a scientific process। जैसे मैंने अभी बताया कि कोविड के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्वेश्चंस अराइज हुए, क्या हो रहा है एक्सटर्नल हमारी बॉडी पे, कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो उसको हमने क्या करा, साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर लाकर उसकी सारी सॉल्यूशन करने की कोशिश की। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, रिसर्च कहलाती है। ओके, देयर इज अ स्लाइड दैट आई हैव मेड बाय माई सेल्फ, जो मैंने इसमें लिखा है कि research always find the solution of any problem. Like take an example of the current COVID-19 pandemic, which causes many millions death, and medical science after problem detection finds the solution by experiments and invented vaccine। जैसे प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये हुआ कोविड-19 की वजह से हेल्थ का इश्यू हुआ। एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, अभी रिसेंटली वैक्सीन इजाद की। तो ये सॉल्यूशन, ये क्या है, हमारे पास रिसर्च है। अगेंस्ट कोविड-19 यू can get whenever in any field there is a problem, then after research you will detect problem। और उसके बाद हम प्रॉब्लम को डिटेक्ट भी करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन लेते हैं। सपोज अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें से, कि
कि कोविड की वजह से देखें कितना शटडाउन हुआ पूरी वर्ल्ड के अंदर, तो हमारे पास कितने लोगों की जो है, पाकिस्तान की नहीं बल्कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हुई, हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी डाउन हो गए, तो उनकी वजह से बहुत हद से ज़्यादा मीन्स के प्रॉब्लम आई। अगर इसको हम कंपेयर करें हमारी पूरी वर्ल्ड लेवल के अंदर, अगर पिछले ये सिर्फ ना अभी हुआ है, हम इसको थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस के बैकवर्ड हिस्ट्री में जाएं, फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर भी ये प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। इबोला जब आया था तभी हुआ था, ये सार्स जब इनकी ग्रुप से ये ताल्लुक रखता है कोविड-19, तो तब भी आया था। ये क्या हमारे पास लिटरेचर रिव्यू जो पिछले भी ऐसी चीजें आ चुकी हैं पेंडेमिक के या इस तरह की सिचुएशंस आ चुकी हैं जिसमें हम क्या करते होते हैं कि रिसर्च करते होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते होते हैं। दीज आर द कॉमन एग्जांपल एंड आई हैव टेक द लेटेस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द रिसर्च दैट इज गोइंग टू बी ओवर देयर। नाउ व्हाट इज द थीसिस, हम थोड़ा सा थीसिस की तरफ आते हैं कि थीसिस क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट। थीसिस हमारा आर्ट, हमारे पास सिंपल हम कह सकते हैं नॉवेल है, एक नॉवेल है, लेकिन नॉवेल लिखने का तरीका आपके ऊपर है कि किस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आइडियाज, ठीक है। आप जितना अच्छा नॉवेल लिखेंगे डेफिनेटली वो रीडर जो होगा, जो पढ़ने वाला होगा, वो आपके थीसिस को पढ़ेगा। अगर आपने थीसिस को अच्छा नहीं लिखा, ठीक है, आपने फाइंडिंग उसकी अच्छी नहीं की, आपका जो है थीसिस अच्छा नहीं है, मतलब कि इन सेंस कि आपने जो है आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपने नहीं निकाला, तो डेफिनेटली आपका थीसिस जो है वो अच्छा नहीं होता है। हम थीसिस के अंदर एवल्यूएट करते हैं सिस्टमेटिकली, जो हम प्रोसेस होता है साइंटिफिक प्रोसेस होता है, वही सेम टू सेम अप्लाई करके हम थीसिस अपना लिखते होते हैं। व्हाट इज द थीसिस इन अ सेंस, अगर हम थोड़ा सा बोलें, ए रिटन वर्क रिजल्टिंग फ्रॉम ए ओरिजिनल रिसर्च स्पेशली वन सबमिटेड फॉर ए हायर डिग्री इन ए यूनिवर्सिटी। होता ये है कि हमारे पास ओरिजिनल रिसर्च वर्क होता है, ठीक है, हमें ये स्पेशली हायर डिग्रीज जो होती हैं उनके अंदर हमें चाहिए होता है हमारी डिग्री को जो है कंटिन्यू करने के लिए, उसको जो है सबमिट करवाने के लिए कि ताकि हम उनको सबमिट करेंगे ताकि हमें डिग्री मिले, अदरवाइज हमें डिग्री नहीं मिलती। लेकिन थीसिस का वैसे दूसरे इन सेंस अदर सेंस में देखा जाए तो इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है हमारी एजुकेशन में, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरी हमारे पास इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, उनके अंदर भी हमारी इसकी कंट्रीब्यूशन होती है, दो इनकी कंट्रीब्यूशन होती है। आगे हम आते हैं, व्हाट इज इन द थीसिस। थीसिस के अंदर होता क्या है, एड्रेस ए प्रॉब्लम और सीरीज ऑफ ए प्रॉब्लम, इसके अंदर सीरीज ऑफ प्रॉब्लम होंगे। डिस्क्राइब व्हाट वाज नोन अबाउट द प्रॉब्लम, क्या जान चुके हैं पहले लोग इसके बारे में। व्हाट यू डिड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अब जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व आपने कैसे करना है, ठीक है। ये अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते होते हैं कि रिसर्च के स्पेशली इसके अंदर में वो आगे चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा मैं स्लो लेके चल रहा हूँ, जब एंड ऑफ दिस स्लाइड सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। एड्रेस ए प्रॉब्लम और ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, थीसिस के अंदर हम कोई भी पहले ऑब्जेक्ट्स बनाते होते हैं, जो हाइपोथेसिस बनाते होते हैं, वो सारे के सारे हमारे प्रॉब्लम होते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ टेलिंग दैट स्टोरी, अब इस स्टोरी के अंदर होता क्या है, यू मस्ट आंसर क्लियरली एंड प्रिसाइजली द फॉलोइंग की क्वेश्चंस। इस पूरी स्टोरी के अंदर आपने करना क्या है, आंसर्स देने हैं, लेकिन क्लियरली, बिल्कुल टू द पॉइंट, प्रिसाइजली, आपको टू द पॉइंट रखना है और इन पॉइंट्स को आपने कंसीडर करना है। What problem, questions, issues does your thesis focus on? आपका thesis किस प्रॉब्लम, किस क्वेश्चंस, किस इश्यूज पे काम कर रहा है, like suppose that I'm just going to take an example कि मेरा एक thesis है, suppose I'm just going to working on that impact of the COVID-19 on the US stock market। तो कोविड-19 की वजह से यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर कौन सा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये क्या है, प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी कोविड की वजह से एक प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना, व्हाट प्रॉब्लम, क्वेश्चन, इश्यूज डज योर थीसिस फोकस ऑन, आपका थीसिस किस प्रॉब्लम को फोकस कर रहा है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आप भाई क्यों है कि आप थीसिस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आपका रीजन क्या है, थीसिस के पीछे एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं।
ये क्वेश्चन आप खुद अराइज करना है कि भाई देखिए हम थीसिस तो कहिए जा रहे हैं, लेकिन थीसिस के पीछे राज क्या है, क्यों हम थीसिस कर रहे हैं। हाउ डज योर वर्क फिट इनटू द इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर फील्ड, आपकी फील्ड में इसकी क्या जरूरत है। व्हाट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मेथड डिड यू यूज, आपने मेथड के अंदर कौन से अप्लाई करेंगे, आपकी डिजाइन आपकी मेथडोलॉजी क्या है। Why did you choose those method, आपने वो मेथड क्यों ही चूज किए, दूसरे क्यों नहीं किए। What difficulties do you encounter along the way, how did you solve those difficulties, आपको वो सारा थीसिस करते हुए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, उनको आपने कैसे फेस किया। हम बिल्कुल लिखते होते हैं थीसिस के अंदर कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। व्हाट आर योर रिसर्च रिजल्ट, आपकी रिसर्च रिजल्ट क्या है। हाउ डिड दे डिफर फ्रॉम व्हाट यू हैड एक्सपेक्टेड और फ्रॉम व्हाट हैड प्रीवियसली बीन डन बाय अदर्स, आपकी रिसर्च दूसरे जो है प्री एग्जिस्टिंग लिटरेचर से कितनी डिफरेंट है या उनसे कितनी सिमिलर है। कुछ आपके रिजल्ट जो होंगे वो उनसे सिमिलर होंगे, कुछ आपके रिजल्ट जो होंगे उनसे डिफरेंट होंगे, क्योंकि यूनिकनेस लेके आनी पड़ती है हमें थीसिस के अंदर। आपका थीसिस जो है जो पहले एग्जिस्टिंग लिटरेचर होगा उससे थोड़ा आगे होगा, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन होगी वो, ठीक है। उनकी जो है वो क्या होगी, वो उनका फ्यूचर गैप होगा और आपकी जो है वो क्या होगी, आपकी वो उसकी कंट्रीब्यूशन, आपकी उनका रिसर्च गैप आपकी कंट्रीब्यूशन बनेगी वो। व्हाट एविडेंस डू यू हैव टू सपोर्ट दोज रिजल्ट, आपके पास उन रिजल्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या एविडेंस है, क्या है। व्हाट कंक्लूजन डिड यू रीच, आपका कंक्लूजन कहाँ पर पहुंचा, सारे इसको सारे कंक्लूड करें। व्हाट स्पेसिफिकली इज योर यूनिक कंट्रीब्यूशन, आपकी सब रिसर्च के अंदर यूनिक कंट्रीब्यूशन कौन सी है। हमारे पास कहते हैं ना कि स्पेशली जो है बच्चे कहते होते हैं कि भाई हमारे पास रिसर्च के अंदर स्पेशली कहते होते हैं कि भाई हमारा जो है पेपर जो है वो स्पेशल जो है जर्नल्स पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग जर्नल्स में नहीं पब्लिश होता। उसका मेन रीज़न होता है, उसका मेन रीज़न यही होता है कि आपकी यूनिक कंट्रीब्यूशन नहीं होती, मेन चीज़ ये होती है, ठीक है। आपने जो वर्क किया होता है वो एक जीनियन मोस्टली हमारे पास नहीं होता। और दूसरी बात है आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे अच्छे जर्नल में पब्लिश करवाने के लिए। व्हाट आर सम पॉसिबल पब्लिकेशन आइदर प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल ऑफ योर फाइंडिंग, दो चीजें आ गई जैसे मैंने पीछे बोला था कि थीसिस हमेशा दो चीजें मींस कि हमारे पास कंट्रीब्यूट करता है, एक प्रैक्टिकली एक थियोरेटिकली। थियोरेटिकली इन सेंस के जैसे थ्योरेटिकली हमारे हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और प्रैक्टिकली हमारी लाइफ से रिलेटेड। व्हाट फ्यूचर वर्क डज योर थीसिस सजेस्ट, आपका थीसिस वर्क क्या सजेशन देता है, इम्प्लीकेशन क्या है आपके थीसिस की। देखिए हम कभी भी थीसिस करते होते हैं कि उसके अंदर हम बताते होते हैं कि हमारी थीसिस की ये कंट्रीब्यूशन है। स्ट्रक्चर ऑफ द थीसिस, थीसिस की स्ट्रक्चर क्या होती है। हमारे पास चार चीजें यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, आगे मैं पांच चीजें भी इंक्लूड करूंगा उसके अंदर। पहले पे इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन। इंट्रोडक्शन में व्हाट्स नोन, क्या पहले एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जिसमें इंट्रोडक्शन में लिटरेचर रिव्यू भी आता है, जिसके अंदर हम क्या करते होते हैं प्री एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो है वो हम इसमें इंक्लूड करते होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है इंट्रोडक्शन अलग होता है, फिर लिटरेचर रिव्यू कहीं कहीं पर अलग से एक चैप्टर दे देते हैं, पहले पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है फिर इंट्रोडक्शन फिर लिटरेचर रिव्यू आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन देकर उसके अंदर भी हम डाल देते हैं ये चीज़ दोनों, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, रेफरेंस उसके अंदर। तो व्हाट्स नोन, क्या पहले जान इस लिटरेचर से आपको मिल चुका है। व्हाट्स अननोन, कौन सी चीज़ें अभी नहीं हुई वो। देन मेथड्स, हाउ डू वी शो इट, आपने कैसे ये किया। रिजल्ट, व्हाट आर शोइंग नाउ, अब क्या हो रहा है। डिस्कशन, व्हाट डिड वी शो, व्हाट्स नोन, कौन कौन सी चीजें। ये आगे पार्ट्स आ रहे हैं, मैं इनको सारा डिस्कस कर रहा हूँ, बस ये इसीलिए चार्ट को मैं थोड़ा सा आगे डिफाइन कर रहा हूँ एक एक पार्ट को। पार्ट्स ऑफ ए थीसिस, चैप्टर नंबर 1, किसी भी थीसिस के पार्ट्स ये मेजर होते हैं। इंटरनेशनल अगर हम देखें तो भी हमारे पास 5 ही मेन पार्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। नंबर 2, रिव्यू ऑफ ए रिलेटेड लिटरेचर एंड स्टडीज। थर्ड नंबर चैप्टर होता है मेथोडोलॉजी ऑफ द स्टडी। फोर्थ नंबर होता है प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस होता है जिसके अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन होती है। नंबर 5, समरी, फाइंडिंग, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। और 6 नंबर हम क्या करते होते हैं, हमारे पास जैसे बिब्लियोग्राफी होती है जिसके अंदर हम रेफरेंसेस देते होते हैं। थीसिस इंक्लूड, थीसिस में हम क्या क्या इंक्लूड करते होते हैं। टाइटल, हमारा थीसिस का क्या है। एब्स्ट्रैक्ट इंक्लूड करते होते हैं। इंट्रोडक्शन इंक्लूड करते होते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस करते होते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस हमारे कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। लिमिटेशन
क्या है, हमारे हमारी लिमिटेशन क्या थी, मतलब कि कौन कौन सी हमें इस सारी रिसर्च के दरमियान जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई। समटाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन फिल करवाते हुए या हमारे पास जो है डेटा हमें डिफरेंट सोर्सेज से लेनी होती है तो प्रॉब्लम होती है, हमारा लिमिट ये होता है, या लिमिटेशंस होती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लिटरेचर रिव्यू भी इसमें ऐड करना है, मेथडोलॉजी एंड मेथड्स कौन से आपने अप्लाई किया वो, रिसर्च, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, ये सारी की चीज़ें होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ चीज़, पीएचडी जर्नी, पीएचडी जर्नी के अंदर जो है हमारे पास अक्सर जहाँ पर भी हम अप्लाई करते होते हैं तो वहाँ पर हमें ये पूछा जाता है कि रिसर्च प्रपोजल मोस्टली वो मांगते होते हैं कि भाई रिसर्च प्रपोजल आप जमा करवाएं अपना। तो रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इंट्रोडक्शन आपका, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रिसर्च क्वेश्चंस, ये 3 चीज़ें हमारे पास रिसर्च प्रपोजल में आती हैं। और क्योंकि हम देखें थीसिस हमने बनाया नहीं है अभी रिसर्च प्रपोजल में, तो इसलिए फाइंडिंग, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, ये जो 3 चीज़ें हैं हम एंड में करेंगे, जब हम थीसिस करेंगे पीएचडी का तब हम करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज भी करेंगे। हाँ, मेथोडोलॉजी तो हम बता सकते हैं कि भाई हम ये एक्सपेक्टेड हमारी यही है कि हम ये मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्कशन हो गई, कंक्लूजन आ गया, ये सारी चीजें थीसिस जब लिखेंगे तब आएगा। जनरल लेआउट ऑफ द थीसिस, थीसिस का जनरल लेआउट क्या क्या होता है, इनिशियल पेजेस क्या क्या होते हैं उसके, टाइटल पेज हम देते होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट देते होते हैं, नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट, सॉरी, डेडिकेशन, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स। टाइटल पेज के अंदर हम क्या क्या देते होते हैं, नाम हमारा आ गया है, जैसे सरनेम ऑफ द ऑथर, आपकी डिग्री कौन सी है, बैचलर है या क्या है, फैकल्टी, डिपार्टमेंट वगैरह। ये यू कैन चेक दैट here is a pattern for the cultural page, different universities have a different pattern। तो ये चीज़ होती है, उसके ऊपर हम टाइटल पेज के ऊपर देते होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, अब एब्स्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब भी करूंगा। एन एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट ए ब्रीफ समरी ऑफ योर थीसिस, ये आपकी ब्रीफ समरी होती है। इसके अंदर मोस्टली मैंने जब आर्टिकल एनालाइज किए हैं और व्हाट एवर आई हैव ऑब्जर्व, तो इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, एक ऑब्जेक्टिव इसके अंदर मेंशन क्या हो जाता है। और दूसरी बात है, कभी कभार इसके अंदर मैंने एक और चीज़ भी नोट की है कि कभी कभार इसके अंदर मेथोडोलॉजी भी दी जाती है, और दूसरी मेन रिजल्ट आपकी इसके अंदर दी जाती है। 3 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है, जो इसके अच्छे अच्छे जो हमारे पास पेपर्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें मैंने नोट की हैं। The aim of the abstract is to briefly provide the reader with the most important information from the entire text। आपने जितना भी टेक्स्ट लिखा है उसका मेन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर डालनी होती है, लेकिन इसके अंदर लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। आई विल टेल यू, एन एब्स्ट्रैक्ट नेवर कंटेन न्यू इन्फॉर्मेशन। एब्स्ट्रैक्ट देखिए, पीएचडी के लिए हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड का होना चाहिए, 350 वर्ड्स का। और हमारे पास मास्टर के लिए हमारे पास वर्ड कितने हैं, 150, क्योंकि इट इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड यू कैन नॉट चेंज दैट। मोस्टली ये होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट इतना बड़ा नहीं लिख सकते, आपने रिसर्च पेपर्स भी पढ़े होंगे तो उसमें हमें थीसिस के अंदर भी इवन हम इतने ज़्यादा नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट हमेशा लिमिटेड वर्ड्स का होता है, उसके अंदर ब्रीफ समरी होती है आपकी। द एब्स्ट्रैक्ट मस्ट समराइज द contents of the thesis, not merely says what it is about। Write it last because you must have written the introduction and conclusion before you can summarize their main ideas in the abstract। आपने हमेशा जो है ना एब्स्ट्रैक्ट एंड में, अच्छा टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये हमेशा एंड में लिखे जाते हैं आपके, कभी भी पहले नहीं लिखे जाते। जस्ट लाइक नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू माय रिसर्च, तो सर डॉक्टर के बी शाह सजेस्ट मी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर दी डेटा एनालिसिस पोर्शन, क्योंकि हमें उसमें ये होता है कि डेटा, आपने मेन चीज़ है कि आपको डेटा सोर्स मिल जाता है ना, आपका टॉपिक, आपका एक बेस पेपर मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप इस पे आ गए कि हमें पास डेटा भी आ गई है, हम डेटा भी कर लेंगे, ठीक है। आपके फिर जो है हमारे पास लिटरेचर रिव्यू मोस्टली करना होता है। लिटरेचर रिव्यू में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू में, जिसमें आपको टेक्निक्स मिल जाएंगे, उसके अंदर मॉडल कौन से अप्लाई किए गए हैं, उसके अंदर टूल्स कौन से यूज़ किए गए हैं, आपके अंदर ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू में आ जाएगा। तो लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर जितना भी आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसमें आ जाता है। एक्नॉलेजमेंट,
इसके अंदर आप जो है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू द ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज आर इंडिविजुअली हु इन वन वे और इन अदर वे हैव एडेड द रिसर्चर इन द फिनिशिंग दिस थीसिस। स्पेशली हम कहते होते हैं कि थैंक्स कहते होते हैं अपने प्रोफेसर्स वगैरह को या कोई भी बंदा होता है इसको, ठीक है। डेडिकेशन हम करते होते हैं अपने पेरेंट्स को वगैरह को, ब्रदर्स वगैरह को, ये डेडिकेशन पेज हम भी थीसिस के अंदर डालते होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट पे ये मेन चीज़ होती है कि हमारे पास थीसिस स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने अपनी जो स्टार्ट लिया है तो उसके अंदर मैंने सिंपली ये किया कि भाई देखो स्केच ड्रा कर दिया मैंने अपने थीसिस का, भाई पूरा का पूरा थीसिस मैं इस तरह से बनाऊंगा, उसका रोड मैप ये होगा थीसिस का। तो मैंने क्या किया, टेबल ऑफ कंटेंट बना लिए पहले से ही कि 5 तो पार्ट मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई 5 पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो उसको मैंने ड्रा कर दिया अभी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंक्लूजन की अपने डेटा एनालिसिस उस पोर्शन पे जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह मतलब कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से ये होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है एक चीज का। द टेबल ऑफ कंटेंट इज एसेंशियली अ टॉपिक आउटलाइन ऑफ द थीसिस। ये टॉपिक आउटलाइन होती है आपके थीसिस की। इट इज कंपाइल्ड बाय लिस्टिंग द हेडिंग्स इन द थीसिस डाउन टू द व्हिचएवर लेवल यू चूज। लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड में ये हम इसके अंदर ये भी शो करते होते हैं कि टेबल्स हमारे जो फिगर्स हमने यूज किए पूरी थीसिस के अंदर वो दे सकते हैं। इट इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ फिगर्स, illustrations and a list of tables. If you have one or more items in these categories, use a separate page for each list. List the number, caption and page number of figure, every figure and table in the body of the thesis. इसके नाम फिगर की नंबर भी दे देते होते हैं कि फिगर नंबर ये है, ये पीटीसी whatever that. टाइटल ऑफ ए चैप्टर, ये है हमारे थीसिस का मेन पार्ट, जिसके अंदर हमारे पास थीसिस के अंदर हम लिखते क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट हमने बना लिया, एब्स्ट्रैक्ट बना लिया पीछे। अब हमारे पास आते हैं क्या, टाइटल ऑफ दी चैप्टर्स। ये टाइटल्स हमारे पास चैप्टर्स जो है हमारे पास इंक्लूड किए जाते हैं मोस्टली थीसिस के अंदर। इंट्रोडक्शन हो गया, रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर एंड स्टडीज, मेथडोलॉजी ऑफ द स्टडी, presentation, analysis and interpretation of the data, summary, conclusion and recommendations. टेबल ऑफ कंटेंट और ज्यादा अगर डिटेल में जाऊं तो मैं उसमें क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन, थीसिस मेजर, बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट, नोटेशन, थ्योरेटिकल, थर्ड नंबर थ्योरेटिकल और एल्गोरिथमिक डेवलपमेंट्स, एम्पिरिकल रिजल्ट, एनालिसिस, कंक्लूजन्स, लिस्ट, कंट्रीब्यूशंस। ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट जो पीछे हमने बनाई है वही है। राइटिंग ए रिसर्च थीसिस इज बोथ साइंस एंड आर्ट। जैसे मैंने पहले भी बताया, थीसिस को लिखना दो चीजें हैं, देखें साइंस कैसे, आर्ट कैसे है। आर्ट कैसे है, साइंस इस तरह है कि देखो थीसिस के अंदर हम क्या करते होते हैं कि साइंटिफिक प्रोसेस लेके आते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से हम काम करते होते हैं। एक मीन्स के हम फैक्ट एंड फिगर के बाद हम उसको जस्टिफाई करते होते हैं, ठीक है। अब हमने वो तो कर लिया, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने लेके आ गए। अब क्या करना है, हमारे पास आर्ट किस तरह है। आर्ट मतलब इस सेंस में है कि आप उस चीज को जो है वो लिखना भी तो है ना, तो लिखना क्या है, एक आर्ट है। तो इसलिए कहा जाता है कि राइटिंग ए रिसर्च थीसिस बोथ साइंस एंड आर्ट। ए गुड रिसर्च थीसिस बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स। उसके अंदर एक अच्छा जो रिसर्च थीसिस होगा ना, उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, उसके अंदर हम जस्टिफाई करके हम उसको बताते होते हैं। एंड ऑन द आर्ट ऑफ ए क्लियर कम्युनिकेशन, उसके अंदर हम एक आर्ट होता है जिसके अंदर हम क्लियर कम्युनिकेशन देते होते हैं कि हम डिफाइन करते होते हैं हमारे फैक्ट एंड फिगर को। एक अच्छी थीसिस के अंदर दो चीजें ये होंगी। स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस को करने के लिए हमें स्टेजेस कौन कौन से होंगे। डिफाइन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हमारी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, उनको क्लियरली आप बताएं। देन 2 नंबर स्टेप पे अगर आपका आ रहा है कि प्लानिंग ए रिसर्च डिजाइन, आप प्लान करिए रिसर्च डिजाइन हम कैसे करेंगे, रिसर्च डिजाइन करें टोटली, ठीक है। थर्ड नंबर पे वही आ रहा है, ठीक है। फोर्थ नंबर में उसकी डेटा कलेक्शन आती है, कलेक्टिंग डेटा, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप सॉफ्टवेयर के जैसे एसपीएस है, ठीक है, एनोवा है, उसके अंदर आप डेटा एनालिसिस करेंगे, आप यानी इकोनॉमेटिक्स की वगैरह जैसे हम फाइनेंस में यूज करते होते हैं कि इक्वेशंस वगैरह वेरिएबल्स की वगैरह डालकर उसकी हर एक वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, एनालाइज करते होते हैं। उसके बाद इसकी क्या करते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन भी करते होते हैं कि एक एक वेरिएबल की हमें रिजल्ट क्या आइए, ठीक है। 6 नंबर के अंदर आता है फॉर्मुलेटिंग द कंक्लूजन एंड प्रिपरेशन द रिजल्ट। आपने अब सारा का सारा काम कर लिया,
आपके जो ऑब्जेक्टिव थे वो उनको अचीव करने के लिए आपने डेटा एनालिसिस की, डेटा कलेक्ट की पहले, फिर एनालिसिस की, फिर उसको इंटरप्रेट किया, उसके बाद एक आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। 6 नंबर के अंदर आप वो चीज़ें मेंशन करेंगे कि हमने किस तरह से कंक्लूजन पे पहुंचे हैं और रिजल्ट हमारे क्या क्या आए हैं। हाउ टू स्टार्ट राइटिंग थीसिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई हम थीसिस जो है उसको कैसे स्टार्ट करें लिखना। ठीक है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू स्टार्ट रिसर्च वर्क। टॉपिक, बैकग्राउंड, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव, जस्टिफिकेशन, सिग्निफिकेशन ऑफ द जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च कहा जाता है, मेथोडोलॉजी, इंट्रोडक्शन, फाइनलाइज द टाइटल। आप इसमें एक और चीज, आप इसमें एक चीज नोट करें कि 7 नंबर पे हमने इंट्रोडक्शन दिया है और 8 नंबर पे हमने फाइनलाइज द टाइटल दिया है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हम जो है थीसिस को ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमारा टाइटल कभी फर्स्ट पे नहीं दे रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे पास थीसिस का टाइटल हमेशा एंड में दिया जाता है। वो इसलिए कि हमारे रिजल्ट जो है उसको मद्देनजर रखते हुए और हमारा टॉपिक किसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो एंड में हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, फाइनलाइज एंड में हम करेंगे। ठीक है, पहले हमें क्या करना है भाई, एक होता है बेस पेपर होता है। ठीक है, बेस पेपर हमने लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, उसका जो है फ्यूचर गिफ्ट निकाला। ठीक है, फ्यूचर गैप निकाल के उसके ऊपर हमने काम किया, जो उसका फ्यूचर गैप होगा उसको हमने काम करना स्टार्ट किया और उसके ऊपर हम काम करके जो है ना हम आगे लेके आते थे रिसर्च के काम को, हमारे रिसर्च के काम को। इसलिए हमेशा इंट्रोडक्शन और फाइनलाइज और टाइटल जो है हमेशा हम एंड में करते होते हैं। सो हाउ डू आई स्टार्ट, कि हम लिखें क्या। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हम रिसर्च लिखें क्या, कैसे लिखें, कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, आपके पास एक सिंगल सेंटेंस आ रहा है, लिखें, उस सेंटेंस को लिखें आप। जैसे मैं करता हूँ कि मैं, हमारी टीचर्स भी ऐसे कहते थे, हमारे प्रोफेसर्स भी ऐसे कहते होते हैं कि भाई आपको एक सेंटेंस आ रहा है डेफिनेटली वो लिखें आप। ठीक है, एक पैराग्राफ आ रहा है लिखें उसको, एक पेज आ रहा है उसको लिखें। थीसिस को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, कहीं से भी लिखना स्टार्ट करें, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इट्स अप टू यू, बट स्पेशली यही होता है कि आप एक सेंटेंस आ रहा है लिखें, लिखें उसको, जितना लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके आइडियाज जनरेट होंगे। What next? So I have got a good thesis message. What do I do next? Write the table of content। ये आ गया दोबारा, टेबल ऑफ कंटेंट लिखें अब। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए थीसिस, आपकी थीसिस की लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है वो लिखें वहां पर। राइटिंग ईच चैप्टर, डोंट राइट विथ द इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। दोबारा ये बात आ गई, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को कभी भी आपने नहीं लिखना शुरू में, क्योंकि कंक्लूजन आपका वेरिएबल होगा, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन अलग आ रही है तो कंक्लूजन आप कैसे ड्रा करेंगे। हमेशा डेटा इंटरप्रेट करने के बाद ही आपका जो है हमेशा कंक्लूजन बनता है। ठीक है, स्टार्ट वेयर यू फील हैप्पीएस्ट। इसलिए अब यहाँ पर एक और चीज भी बोली गई कि देखें, थीसिस को लिखने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सिंगल वर्ड आप लिख सकते हैं, सिंगल सेंटेंस लिख सकते हैं, डेफिनेटली आप स्टार्ट करें। ठीक है, टिपिकली टिपिकली मिडिल चैप्टर। स्पेशली देखिए यहाँ पर भी पॉइंट आउट हो रहा है कि देखिए सबसे पहले जो है ना मिडिल चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। पहले पहले कौन कौन से, जिसमें स्पेशली जो हमारे पास आता है कि डेटा एनालिसिस वाला हो गया, पहले पहले डेटा कलेक्शन हो गई, आपकी रिसर्च की मेथोडोलॉजी आ गई। ठीक है, डेटा कलेक्शन हो गई, डेटा कलेक्शन के बाद उसकी डेटा इंटरप्रिटेशन हो गई। ठीक है, ये वाले आ जाएगी, फिर आपका कंक्लूजन आ गया। तो ये वाले चैप्टर अगर कवर हो जाते हैं तो फिर इंट्रोडक्शन तो, और लिटरेचर रिव्यू अगर आपने अगर 1 पेज समरी बना ली तो आपका लिटरेचर रिव्यू बन जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट तो वैसे भी हम एंड में ही लिखेंगे। फाइनली कंक्लूजन एंड विद द इंट्रोडक्शन, हमें एंड किसके ऊपर करना है, इंट्रोडक्शन हम सबसे एंड में लेंगे। राइट एवरीथिंग विथ योर थीसिस मैसेज इन माइंड। Before starting, keep in mind that every section needs proper justification। आपने एक जहन में एक चीज बिठा के चलना है कि भाई देखें, कोई भी मैं एक सेशन लिखूंगा तो उसको प्रॉपर जस्टिफाई करूंगा, उसको बिल्कुल एक एक चीज आपने फैक्ट एंड फिगर के तहत लिखना है, जस्टिफाई करके बताना है कि भाई ये चीज मैं लिख रहा हूँ तो क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ उसको भी इसके आपने मेंशन करना है, बिल्कुल डेफिनेटली आपने बताना है कि भाई ये मैंने पॉइंट लिखी है तो उसको जस्टिफाई करनी है आपने। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बच्चे कहते होते हैं कि भाई टॉपिक कहाँ से सिलेक्ट करें। चले, मैंने पैटर्न भी बता दिया आपको, हियर इट इज, यू कैन चेक दैट साइंस डायरेक्ट एंड जस्ट राइट डाउन साइंस डायरेक्ट पे। अब देखिए हमारे पास टॉपिक सिलेक्शन के लिए बच्चे आते हैं कि हमारे पास आर्टिकल्स नहीं है,
हमें टॉपिक्स का नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, मैं रियली में बच्चों को कहता होता हूँ कि भाई देखें, स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि मेरे कोलिग्स को भी ये कहता होता हूँ कि भाई देखो, रिसर्च बहुत है, डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट टॉपिक। हर चीज के अंदर आपने जस्ट ये करना है, आपने सिंपल जाके देखिए, हम साइंस स्टार्ट पे मैं आ रहा हूँ, सिर्फ एक छोटा सा टर्म उठा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट। ठीक है, लेट मी सर्च। अब देखना आपके सामने कितने इसके आर्टिकल आते हैं, यू कैन चेक दैट। टू रिजल्ट आए सिर्फ स्टॉक मार्केट के टॉपिक पे। आपको पता है, जब ये आप एक टर्म इस्तेमाल करें कि इसके ऊपर कितने काम आ रहे हैं। अब आपने बताना कि अब ये क्वेश्चन होता है कि भाई हम काम कैसे करें स्टॉक मार्केट के ऊपर। देखिए, एक रिसर्चर होता है ना, एक अच्छा रिसर्चर, वो अपनी रिसर्च पेपर में हमेशा फीचर के मेंशन करता है, तो हमेशा करेगा। ठीक है, अच्छे अच्छे रिसर्च जर्नल होते हैं ना, उनके अंदर हमेशा ये चीज होती है। तो वो जो रिसर्च केप होता है ना, वो छोड़ता है। या तो वो सपोज दैट वो अपनी क्या करेगा, जैसे मैंने अपना उठाया है कि टॉपिक उठाया था, तो देखिए वो कभी कभी एरियाज के अंदर जो है हमारे पास। अब देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखिए मेरे पास इतनी सारी रिजल्ट आ रही हैं, तो ये सारे के सारे लेटेस्ट आपने क्या करना है, टॉपिक्स के ऊपर उठाना है। कोविड-19 के जैसे अभी लेटेस्ट रिसर्च क्या मेरी है, जैसे कोविड-19 का स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेटेस्ट रिसर्च उठानी है, जो लेटेस्ट पेपर है ना उसको पढ़ो। जितने लेटेस्ट रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको रिसर्च फाइंडिंग, रिसर्च गैप ऑटोमेटिकली मिलेगा। जो रिसर्च गैप उनका होगा ना, वो आप लोगों का क्या होगा, वो आपका टॉपिक बनेगा, वो आपकी क्या बनेगी, कंट्रीब्यूशन बनेगी। ठीक है, तो जितना अच्छा लिटरेचर आप पढ़ेंगे, जितनी चीजें करेंगे, उससे आपको फायदा पड़ेगा होगा। देखिए साइंस डायरेक्ट के ऊपर सिंपल मैंने क्या किया है, जस्ट जाके स्टॉक मार्केट लिखा है। लेट्स सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू, अब देखिए इसके अंदर पूरी पूरी ये ईयर वाइज लिखा हुआ है। देखें कि 2020 के, इवन द 2020 नाउ हमारे पास 2020 चल रहा है, 2020 के पेपर पढ़े हैं, 2021 में इसका फॉर फ्यूचर भी, कि भाई एक्सपेक्ट करते होते हैं कि भाई कोविड-19 या स्टॉक मार्केट किस तरह से 2020 के अंदर, क्योंकि पिछली हिस्ट्री को भी देख के वो चलते होते हैं। ठीक है, इस तरह से भी होता है। आगे आप देखिए, इसकी पूरी सीरीज देखें, इसके अंदर कितने कितने आर्टिकल्स पढ़े। एक आर्टिकल को आप उठाएं, उस आर्टिकल के अंदर रिसर्च के फाउंड आउट करें, वो रिसर्च के आपका क्या होगा, आपका वो आपका टॉपिक बनेगा, और वो आपको अच्छे से एनालाइज करें उसको, और प्रीवियस उसकी लेटेस्ट रिसर्च पढ़ के वो अपना टॉपिक स्टार्ट करें। दैट्स माय सजेशन, एंड स्पेशली व्हाटएवर आई हैव लर्न फ्रॉम द अदर माय प्रोफेसर्स। फाइनल ईयर में आप बीबीएम पढ़ रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ठीक है, एमआईएस है, कौन सी आपकी फील्ड है वो उठाएं। रीड लेटेस्ट रिसर्च पेपर, उसके लेटेस्ट रिसर्च पेपर पढ़ें। देन आगे आ रहे हैं, रीड द रिसर्च पेपर ऑफ द गुड रैंकिंग जर्नल। अब देखिए आप जो है पढ़ तो रहे हैं रिसर्च पेपर, लेकिन कौन से पेपर, एक अच्छे जर्नल वाले जिनका इम्पैक्ट अच्छा हो। ठीक है, जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीब्यूशन होती है, जैसे आईएसआई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, स्कोपस है, या ऑस्ट्रेलियन रैंकिंग जर्नल है, बीटीसी है, या सीएबीएस है, तो इनकी साइटेशन आप करें। इनके जो जर्नल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इनके अंदर आप रिसर्च केप भी फाइंड आउट करेंगे, आपको लिखा हुआ होगा, बिल्कुल एंड के अंदर लिखा हुआ था कि रिसर्च केप है ये, तो वो आपकी चीजें होंगी। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे मैंने लिंक भी नीचे दी हुई है, रिसर्च वेबसाइट सच एज गूगल स्कॉलर है, साइंस डायरेक्ट है, जेस्टोर है, रिसर्च गेट है, साइंस हब है। जैसे साइंस हब को आपको पता है फुल फ्री आपको रिसर्च की जो है अपने पेपर्स की जो है वो एक्सेस देता होता है, तो उससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा। बैकग्राउंड, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि लिटरेचर का क्या रोल होता है, कि लिटरेचर क्या करता होता है। ठीक है, लिटरेचर क्यों हम पढ़ते हैं और लिटरेचर किस लिए हम पढ़ते होते हैं। देखिए मैंने जहाँ तक पढ़ा है और जहाँ तक पेपर्स में होता है, लिटरेचर रिव्यू आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितनी अच्छा लिटरेचर आपका होगा, तो डेफिनेटली आपका मोस्टली जो है ना थीसिस इसके अंदर कवर होता है। ठीक है, रीड 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 रीड, जितना लिटरेचर रिव्यू अच्छा, जितना लिटरेचर अच्छा रिव्यू आपका, उतना थीसिस अच्छा। बैकग्राउंड, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर पर आता हूँ, तो दिस सेक्शन रिफ्लेक्ट्स एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ द लिटरेचर डन बाय द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, इट्स अ क्रिटिकल रिव्यू, नॉट अ समरी।
It is important to make it coherent, relevant, and easily readable knowledge. It helps the investigator to gain good knowledge in that field of inquiry. It also helps the investigator to have insight on different methodologies that could be applied. अच्छा, इस स्लाइड में देखिए मैंने ये डेफिनेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी हुई हैं कि देखिए लिटरेचर रिव्यू है ना, आपको इन्वेस्टिगेट पहले जो जितने बंदों ने उस टॉपिक पे काम किया होगा ना वो इनके अंदर आएगा। ठीक है, उन्होंने कौन सी मेथडोलॉजी अप्लाई की, उन्होंने कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की, उन्होंने कौन सा मॉडल अप्लाई किया, उन्होंने कौन सी टेस्टें अप्लाई की, टेस्ट भी अप्लाई करते होते हैं। ठीक है, वेरिएबल कौन से अप्लाई किए, वो सारा का सारा आपसे लिटरेचर रिव्यू से निकल जाएगा आपका। ठीक है, उनकी जो भी चीजें होंगी देखिए उनकी आपको आपका जो है ना, जैसे आपका जो टॉपिक होगा ना उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अब टेस्ट जो है ना, देखिए टेस्ट हो गई या मॉडल आ गया या इकोनोमेट्रिक इक्वेशन हम आप अप्लाई करते होते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करते होते हैं, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। आपके लिटरेचर रिव्यू के अंदर जितना अच्छा करेंगे ना उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट हर कोई जो अपना अपना रिसर्चर होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करता होता है, तो फिर वो बताता भी है कि मैंने ये अप्लाई क्यों की है। ठीक है, मेथड क्यों अप्लाई किया है वो डिफाइन करता होता है, तो उससे आप लोगों को बहुत एडवांटेज होता है। ठीक है, literature review, a systematic method for identifying, evaluating and interpreting the work produced by researcher, scholar and practitioner। ये वो होता है सिस्टमेटिक होता है, आइडेंटिफाई करना है, एवल्यूट करना है, इंटरप्रेट करना है जो पहले रिसर्चर जो भी स्कॉलर कर चुके हैं उनका। लिटरेचर इज अबाउट टेलिंग ए स्टोरी, kind of a chain story where each writer start with a partial story created previously by others and expand on it. The existing literature is the story so far। देखिए ये पार्शियल स्टोरी होती है। क्यों इसको पार्शियल स्टोरी कहा गया है लिटरेचर रिव्यू को? देखिए एक रिसर्चर होता है ना, वो कभी भी होल स्टॉक मार्केट को टोटल को कवर नहीं करेगा, वो कभी भी एक टॉपिक को पूरे को कवर नहीं करेगा। देखिए कोविड-19 का एक इम्पैक्ट आ रहा है, वो क्या करेगा, किसी इंडस्ट्री को टारगेट करेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है लिटरेचर इज टेलिंग ए स्टोरी, काइंड ऑफ अ चेन स्टोरी वेयर ईच राइटर स्टार्ट विद अ पार्शियल स्टोरी। पार्शियल स्टोरी से वो स्टार्ट करेगा, एक हाफ स्टोरी दूसरे रिसर्चर की होगी वो उसको कंटिन्यू करेगा, ना कि उसके पास पहले से कोई अपनी इसके स्टोरी बनाएगा, नहीं, कभी भी नहीं। और ना ही वो कभी परफेक्ट अपनी स्टोरी बनाएगा, क्योंकि रिसर्च ऐसी चीज होती है कभी वो कंप्लीट नहीं हो सकती। लिटरेचर रिव्यू इंपॉर्टेंट टिप्स देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, रीड 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 रीड। मतलब लिटरेचर रिव्यू जितना अच्छा आपकी उतनी ही अच्छी चीजें होंगी आपके थीसिस की। हाउ टू रीड लिटरेचर, लिटरेचर को कैसे रीड किया जाए। अच्छा, मेन चीज यहाँ पर होती है, हमारे पास स्टूडेंट्स ये कहते होते हैं कि हमारे पास कि देखिए आर्टिकल हमें समझ में नहीं आते। मेन क्वेश्चन यही होता है कि भाई हमारे पास रिसर्च आर्टिकल समझ में नहीं आते। देखिए दो चीजें आपने रिसर्च आर्टिकल को समझने के लिए करनी है। पहले पहले आपका जो है ना अपना जो एकेडमिक है, एकेडमिक की टर्मिनोलॉजी स्पेशली और एकेडमिक की स्ट्रॉन्ग नॉलेज आप करें। जब तक आपको एकेडमिक नहीं आएगी तब तक आपको कभी भी रिसर्च नहीं आएगी, कभी भी आप रिसर्च का आर्टिकल कभी पढ़ नहीं सकेंगे। जब तक आपको एकेडमिक के टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग हो, आपको अच्छा आएगा, तब आप आराम से रिसर्च पढ़ेंगे। रिसर्च की टर्मिनोलॉजी थोड़ी टफ होती है एज कम्पेयर टू हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, एकेडमिक जो लिटरेचर होता है उससे। डू स्मार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, वन पेज समरी होती है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको देखने होते हैं लिटरेचर के, जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया उसका, ठीक है, उसके अंदर स्पेशली मेथोडोलॉजी आपने देख ली, उसकी मेन कंट्रीब्यूशन, ये लिटरेचर की मेन चीज होती है। प्री एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर होता है उसके अंदर आपने मेन चीज ये पढ़नी होती है। ठीक है, उसने उसके अंदर तो मेथोडोलॉजी उसने कौन सी अप्लाई किया है, उसके अंदर मेथोडोलॉजी में सारी चीजें आ जाएंगी, मैं आगे पढ़ा आपको दिखाऊंगा। प्रिपेयर कंटेंट एनालिसिस, वन पेज समरी इसे कहा जाता है, वो भी आगे आ रही है। राइट लिटरेचर क्रिटिकल रिव्यू नॉट लिटरेचर समरी, फोकस ऑन द रिसर्च कंट्रीब्यूशन एंड रिसर्च गेप। इसमें दो चीजें आप फोकस करें। देखिए रिसर्च कंट्रीब्यूशन उसकी क्या है और उसका रिसर्च गेप क्या है। उसकी कंट्रीब्यूशन हो गई, उसका पता चल गया कि भाई इसने ये चीज फाइंड की है, लेकिन उसका देखिए कि रिसर्च गेप क्या है। रिसर्च गेप ऑफ अदर रिसर्चर इज योर एक्सपेक्टेड रिसर्च, आपकी ये क्या होगी, एक्सपेक्टेड रिसर्च होगी, आपकी ये मोटिवेशन होगी रिसर्च की, जिसे कहा जाता है इट विल मोटिवेट यू। ये समरी है आपकी, ये आपने जो जो रिसर्च पेपर आप पढ़ते जाएं तो उसको ये अप्लाई करें। देखें
आपने फर्स्ट नंबर पे कौन सा नंबर आर्टिकल आपने पढ़ा, नंबर दिया, उसका टाइटल क्या था, उसका ऑथर कौन है, उसका ईयर क्या है, रिसर्च जर्नल क्या है, उसका कंट्री कौन सा था, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसकी सैंपल साइज क्या थी, टाइप्स ऑफ रेस्पोंडेंट कितने थे, उसके वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, मेथोडोलॉजी उसने क्या बताई, डेटा एनालिसिस कैसे की, उसकी फाइंडिंग कौन सी है, मेन फाइंडिंग, रिजल्ट क्या है, डिस्कशन क्या है, कंक्लूजन उसने क्या लिखाया, ओरिजिनलिटी क्या निकाली, वैल्यू या प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन उसकी क्या है, उसकी कंट्री बेसिस पे क्या है, और दूसरा हमारे पास उसका रिसर्च क्या है। ये आपने कंटेंट एनालिसिस अगर कर ली, इसी का वेब पेज समरी भी कह सकते हैं आप, ये अच्छे से करें। ये देखें पीएचडी में पता है आपको, अगर रिसर्च की एनालिसिस करवाई जाती है, जब पीएचडी स्टार्ट होता है सेशन, तो उसके अंदर ये तकरीबन बोला जाता है कि 150 तकरीबन पेजेस, 150 जो है आर्टिकल, आप उनकी आर्टिकल की समरी करें। जैसे मेरे टीचर ने बोला था कि सर, डॉक्टर के वी शाह ने बोला था कि आप लिटरेचर के 15 जो है पेपर पढ़ें, लेकिन ऑलमोस्ट आई हैव डन राउंड अबाउट दी 40 plus way, because it is very interesting topic, that's why I was aware that if I will do a lot of reading about the literature, then it will be helpful for me and my paper will be good. तो जितना आपका लिटरेचर अच्छा होगा तो आपका पेपर भी उतना अच्छा होगा। Continue. The most important to establish here is the extent to which your proposed thesis research makes a contribution. It's something conceptual, methodological, and empirical which is not already offered in this literature. देखिए, आपने क्या करना है रिसर्च के अंदर, इसके अंदर क्या करना है, आपने लिटरेचर के अंदर ये चीज देखनी है कि पहले जो है, जो लिटरेचर था उसमें कौन सी चीजों का गैप है और हम उसके अंदर कैसी चेंजेस लेके आ सकते हैं, वो करना है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू एस्टेब्लिश हियर इज द एक्सटेंट टू व्हिच योर प्रपोज्ड थीसिस रिसर्च मेक्स अ कंट्रीब्यूशन, आपकी कंट्रीब्यूशन, इट्स समथिंग कॉन्सेप्चुअल, कोई कॉन्सेप्चुअल चीजें लेके आए, मेथोडोलॉजी हो या एम्पेरिकल हो, व्हिच इज नॉट ऑलरेडी ऑफर्ड इन दिस लिटरेचर, जो पहले वाले लिटरेचर में ना हो, वो आपने लेके आनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसे कहा जाता है, या मोटिवेशन कह दें आप, व्हाई यू आर डूइंग रिसर्च, क्या जरूरत है आपको रिसर्च करने की, क्यों कर रहे हैं आप रिसर्च, देयर इज अ क्वेश्चन। Sometimes students are going to start their research without any question and they haven't knowledge about the research and they are just going to copy paste each and everything. I will just suggest them that avoid that and पहले पहले क्वेश्चन रिसर्च करने से पहले अपने माइंड में ये लेके मैं रिसर्च कर क्यों रहा हूँ, क्या ऐसी जरूरत है, ना कि डिग्री हासिल करने की। रिसर्च करना करना एक बड़ी इसके बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन आप देखिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको चलो डिग्री की एक पार्शियल रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप क्यों, मतलब रिसर्च बहुत अच्छी चीज होती है, क्यों तो आप कर तो वैसे ही रहेंगे, क्यों ना अच्छा करें, ताकि आपकी रिसर्च जितनी स्ट्रांग होगी तो आपको उतना बेनिफिट होगा, आप एमफिल में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आप उतना पीएचडी में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मोटिवेशन आपकी क्या है, तो ये जरूरी होना चाहिए। एकेडमिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, theoretical, conceptual, methodological and empirical, area wise limited scope, practical problem statement, social economical business related issues। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सी आ रही है, देखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो तरह की हो सकती है। देखें रिसर्च आप जब करेंगे जब या तो एकेडमिक में प्रॉब्लम आ रहा है या हमारी किसी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आ रही है। देखें रिसर्चर क्या करते हैं, अभी कोविड का प्रॉब्लम हुआ, उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो ये क्या है हमारे पास, सोशल है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या बिजनेस रिलेटेड इशू आया, ये कहता है प्रॉब्लम, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दिया आपने। एकेडमिक की प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे होती है, जैसे कोई एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, जैसे कोई थ्योरी के अंदर आ गई, आपने थ्योरी नहीं बना के दे दी, या आपने जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर, हमारा जो लिटरेचर होता है उसके अंदर आपने कर दिया, तो ये एकेडमिक प्रॉब्लम आ गया। ये दो चीज़ों की वजह से हम रिसर्च करते होते हैं, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख के आप स्टार्ट करते होते हैं रिसर्च। रिसर्चर हमेशा कोई गैप देखता होता है, उस गैप को माइंड में रख के रिसर्च अपनी स्टार्ट करता होता है। रिसर्च क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू ड्रा रिसर्च क्वेश्चन। आप क्या करते होते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए अपने क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करते होते हैं। जनरल रिसर्च क्वेश्चन एंड स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन जो मैं बताते होते हैं। टिप्स, प्रोवाइड ए स्टेटमेंट ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन आइडियल इन द फॉर्म ऑफ ए सेंट्रल ओवर arching questions and 2 and 3 sub questions. Your research question can appear in any form and certainly do not need to be expressed in the form of a testable hypothesis. ये इसकी टिप्स हैं। टाइप्स ऑफ है रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन के टाइप कौन से हैं, व्हाट क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन, हाउ क्वेश्चन कैसे, व्हाई क्यों, ये तीन चीजें आपने
रिसर्च क्वेश्चन के अंदर मद्देनजर रखते हुए आपने करनी है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव जिसे हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। समटाइम रिसर्च ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस है, उनको अलग अलग हाइपोथेसिस बनकर टेस्टेबल हम उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करते होते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड स्टडी शुड बी स्टार्टेड वेरी क्लियरली। आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हो। ऑब्जेक्टिव स्टेटेड शुड बी स्पेसिफिक। आपके ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक रखें, ना कि ब्रॉड लेवल पे चले जाएं। जैसे मैंने अपनी लास्ट टाइम अप्लाई किया था कोरिया के अंदर, तो जब मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल जमा करवाया था तो मैं ब्रॉड लेवल पे चला गया था, इसके तो मेरी रिजेक्शन आई थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, और सर ने मुझे कहा भी था कि आप इस जो है अपनी जो है अपना जो है अपना प्रपोजल है इसको कम करें, क्योंकि आपने बहुत ब्रॉड लेवल पे फाइनेंस पूरी को कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना आपने, आपके ऑब्जेक्टिव भी ऐसे ही रखने हैं क्योंकि आपने स्पेसिफिक एक फील्ड को टारगेट करना है। ठीक है, तो उसको हो रहा है अचीवेबल एंड वेरिएबल। जो ऐसे टारगेट रखें जो अचीवेबल हों और उनको आप मेजर कर सकें। टू मेनी ऑब्जेक्टिव टू बी अवॉइडेड। आपने अपने ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या करने, ज्यादा नहीं करने, उनको अवॉइड करना है। Even just one clearly stated relevant objective for a study should be good enough. आपका एक अगर ऑब्जेक्टिव है अच्छा है तो डेफिनेटली वही काफी है, वही आपका हाइपोथेसिस रखे काफी है। लेकिन एक रखें, लेकिन अच्छा रखे जो कवर करे एक चीज को, सारे को। If there is a more than one objective, the objective can be presented in the appropriate order of importance. ठीक है, अब टिप्स है कि आर क्यू एंड आर ओ रिसर्च क्वेश्चन एंड हमारे पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी अलाइन। किस तरह से आपने रखने हैं दोनों को। रिसर्च आपके ऑब्जेक्टिव कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन आर क्यू। आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो हैं बराबर या ज्यादा हो सकते हैं रिसर्च क्वेश्चन से, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन कभी भी आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से ज्यादा नहीं रखने हैं आपने, कभी भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन अगर आपने ज्यादा रख लिए तो उनकी रिजल्ट जो होते हैं आपको उन क्वेश्चन को फाइंड करना है आपने। ठीक है, उनको फाइंड करने में और बहुत इसके वेरिएबल वगैरह फिर डिफरेंट डिफरेंट लगाने पड़ते होते हैं, फिर हमारे टेक्निक्स बहुत यूज हो जाती हैं। स्पेसिफिक हो जाना, स्पेसिफिक आपको रहना है उसमें। सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ ए रिसर्च, थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल कंट्रीब्यूशन, मेथोडोलॉजी और एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन। आपकी सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसर्च क्या है, जिसमें आपकी थियोरेटिकल क्या है, मेथोडोलॉजिकल और एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन क्या है, जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे व्हाट इज न्यू और यूनिक अबाउट दिस रिसर्च, आपकी यूनिकनेस क्या है रिसर्च में। हाउ योर रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आपकी रिसर्च दूसरों से अलग कैसे है, यूनिक कैसे है। सो व्हाट, हाउ इट इज गोइंग बेनिफिट द एग्जिस्टिंग फील्ड, आपकी जिस फील्ड में आपने रिसर्च किया उसको इसने कितना फायदा दिया है, और या सोसाइटी के अंदर इसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ये आपकी रिसर्च अच्छी होगी ना, तो ये अब आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। Research methodology. Research methodology is a way to systematically solve the research problem. Research methodology हम इसलिए बनाते होते हैं कि ताकि हम एक systematically way होता है जिसमें हम बनाते होते हैं कि भाई प्रॉब्लम जो हमारे हैं उनको सॉल्व करना है। It may be understand as a science of studying how research is done scientifically. ठीक है, it is essential to discuss procedure clearly and completely with considerable amount of detail. It is necessary for the researcher to know not only the research method techniques but also the methodology. इसमें रिसर्च को ना सिर्फ ये पता होना चाहिए मेथड टेक्निक्स, बट उसको मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए। मेथोडोलॉजी में कौन कौन से पार्ट आते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्चुअली सिस्टमेटिकली सॉल्व करती है एक प्रॉब्लम को, जो हमने ऊपर बताए हैं उनको हम सॉल्व करने की रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर करते होते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हम स्टडी डिजाइन करते होते हैं, पॉपुलेशन उसकी आ जाती है, सैंपल साइज आपने कितनी उठाई है, वेरिएबल कौन से उठाए हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन जिसमें या इकोनॉमिक मॉडल आप जो हम मॉडल अप्लाई करते होते हैं वो कौन सा है आपका, स्पेसिफिक पर्पस क्या है आपका, प्रोसीजर सॉरी वो है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो गया, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया। ये आपकी सारी की सारी पार्ट जो है मेथोडोलॉजी के अंदर आता है। स्टडी पॉपुलेशन, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब व्हिच वुड बी द स्टडी पॉपुलेशन। आपकी स्टडी पॉपुलेशन कितनी है, कितने टारगेट आरटीएम से आपके, हाउ अच्छा, जितनी जितनी में इसकी पॉपुलेशन आपकी ज्यादा होगी ना उतना अच्छे रिजल्ट आते हैं आपके। हम क्या करते हैं, सैंपल साइज और पॉपुलेशन जितनी ज्यादा, पॉपुलेशन किस किस को टारगेट करें, जैसे how study how study subjects would be selected, randomization process and other details should be given. Sample size, it is important to mention what would be the minimum sample required and how it is arrived. ठीक है,
इन दोनों चीज़ों में हमने क्या करना होता है कि सैंपल साइज हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, उसकी रिजल्ट बहुत ही अच्छी होती है। कि हमारे बैचलर लेवल पे अगर हम छोटी छोटी सी इसके रिसर्च करते होते हैं कि छोटा एक सब्जेक्ट दे दिया, जैसे हमारे पास रिसर्च बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी आ गई, तो उसके हम रिसर्च कर रहे हैं, सिंपल हमें कोई टारगेट दिया गया है तो हम किसी डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हम सैंपल साइज हमेशा स्मॉल उठाते होते हैं, 100 से बिलो उठाते होते हैं, तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। जितनी अच्छी आपकी मिल्क की सैंपल होगी, जितनी अच्छी होगी, एरिया आपने ज़्यादा कवर किया तो पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। डेटा एंड वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, उसको इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। Is exactly what it sound like. It is a variable that stand alone and is not changed by the another by other variable you are trying to measure. जो आप मेजर कर रहे हैं ना, उस उससे इसका ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल someone's age might be an independent variable. एज किसी की है वो सेम रहेगी, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जैसे is exactly what it sound like. It is something that depend on other factor. ये दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करती होते हैं, जैसे टेस्ट स्कोर। अब आपकी रिजल्ट का स्कोर है, जैसे मैं काउंट करूँ, वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि आपकी टेस्ट का स्कोर डिपेंड कर रहा है दो तीन फैक्टर पे। एक, आपने स्टडी नहीं की, ठीक है, आपने अच्छे से सोया नहीं, ठीक है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा एग्जाम के दौरान, ठीक है, या आपने क्या किया, खाना सही से नहीं खा के आए, भूख लगी है, सपोज दैट मैं एक वेरिएबल उठा रहा हूँ, ये सारे के सारे इफेक्ट कर रहे हैं आपके इसके ऊपर, ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे आते हैं, ठीक है। ये डिपेंड, एज आपका कभी डिपेंड नहीं करता इन चीजों के ऊपर। अच्छा, instrumentations and economic models discuss the application of a techniques and model along with its proper justification। आपने इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की, सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज किए हैं, जैसे एसपीएस है, स्मार्ट पीएलएस है, स्टेटा है, ईव्यूज है, एमओस है, जो भी आपने किया वो आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पर आ रहा है प्लान योर डेटा कलेक्शन एंड कलेक्ट द डेटा यूजिंग वन और मोर ऑफ सैम्पलिंग, सेकेंडरी डेटा, ऑब्जर्वेशन, सेमी स्ट्रक्चर्ड इन डेप्थ इंटरव्यू, क्वेश्चनियर। ये सारी की सारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा हम आगे भी आ रहे हैं इनको पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव डेटा क्या होती है और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होती है, उसको मैं आगे डिफाइन कर रहा हूँ। क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दो तरह की रिसर्च हमारे पास होती है। क्वांटिटेटिव हमेशा जहां पर आए तो समझ जाना नंबर्स, ठीक है, वो रिसर्च जहां पर नंबर्स की होती है, ठीक है, वो होती है हमारे पास क्या, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन ए नंबर, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ट इफ यू वांट टू जनरलाइज टू ए लार्ज पॉपुलेशन। आपके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ना, तो उस सिचुएशन में जो है हमारे पास ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। कैसे? लाइक स्टॉक मार्केट, आप पूरी वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं, या एशिया के पूरे, या आप जो है हमारे पास जो है हमारे पास जैसे मैं उठाऊं कि हमारे पास मॉर्गन स्टैनली की जो सारी की सारी इंडेक्स है, उसके जितने वहाँ पर जितने भी इसके पोर्टफोलियो बन रहा है, उसकी अगर मैं डेटा एनालाइज करूँ तो वो वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, तो स्पेसिफिकली अगर सपोज दैट कि मैं बहुत लार्ज डेटा की क्वांटिटेटिव वे से कर रहा हूँ तो वहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च बहुत अच्छी होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन अ टेक्स्ट, टेक्स्ट इज व्हाट अबाउट से वर्बली और इन रिटन फॉर्म, ठीक है। ये मोस्टली क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास स्टडी करते होते हैं, जो लिटरेचर मोस्टली हम लिखते होते हैं, उस हवाले से ये बहुत अच्छी होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज द बेस्ट इफ यू वांट टू स्टडी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन डीप। अगर कोई सब्जेक्ट है उसको डीप में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छे थे। वैसे क्वालिटेटिव रिसर्च करना बहुत मुश्किल होती है। क्वांटिटेटिव तो चलो ठीक है, हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, उनको डेटा को इजीली हमने एसपीएसएस में रन किया, उसके रिजल्ट आए तो उसको इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव को करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने क्या करना होता है कि एक एक चीज को एनालाइज करना होता है। Both quantitative and quantitative research are useful and needed in research in business and management. Both are important and both can be rigorous. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड कंपेयर्ड, यहाँ पर कंपेयर है, जैसे एक्शन रिसर्च है, केस स्टडी रिसर्च है, इथनोग्राफी है, ग्राउंडेड थ्योरी है, सेमियोटिक्स है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, नैरेटिव एंड मेटाफोर है, ये सारे क्वालिटेटिव में आते हैं। क्वांटिटेटिव में हमारे पास सर्वे हो गई, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो गए, सिमुलेशंस आ गई, मैथमेटिकल मॉडलिंग आ गई, स्ट्रक्चर्ड इक्वेशन मॉडलिंग आ गई, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आ गई, या इकोनॉमेटिक्स आ गई, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव में आते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, समटाइम इट इज रिटन आफ्टर लिटरेचर रिव्यू, हम कभी कभार लिटरेचर रिव्यू के बाद जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देते होते हैं, ठीक है।
या इसको अलग चैप्टर भी दिया जाता है। हाईलाइट द थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी। Theories are formulated to explain, predicate, and understand phenomena, and in many cases, to challenge and extend existing knowledge within the limit of a critical bounding assumption. The theoretical framework is the structure that can hold or support a theory of a रिसर्च स्टडी। ये हम क्या करते होते हैं कि फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो हम इसलिए बनाते होते हैं कि हम सपोर्ट करते होते हैं थ्योरी को, ठीक है। किसी थ्योरी से रिलेटेड होता है तो वो हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते होते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क स्पेशली बनाते होते हैं थ्योरी से रिलेटेड। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है, हमारे पास वेरिएबल होता है, उनको मद्देनजर रखते हुए हम ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते होते हैं। जैसे कि मैम का, डॉक्टर फिजा का जो हुआ है जो टॉपिक था, उन्होंने अपना ये एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे उन्होंने काम किया जैसे स्टॉक मार्केट रिटर्न के ऊपर, और किस तरह से उसके अंदर इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया उन्होंने, उसके पीछे ग्राउंडेड थ्योरी क्या है उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनता है। रिजल्ट सेक्शन। हेलो, हेलो, Yes, sir. everything is fine? How much time is remaining Yes, for sir. the next session? Because I should have to take some questions too, if it is possible right now. Sir, our session is continue. You have covered, means you have taken 1 hour and 15 minutes. Okay. So how many slides are remaining? Sir, it's not visible. You may check. Okay. I'm just going to continue right now. Okay. Result section. Result section में आपने क्या करना है? रिजर्वेशन, डेटा प्रेजेंटेशन, ग्राफ और टेबल। हमने जो पीछे जो है डेटा लिए उसको हमने प्रेजेंट करना है। अब क्या करते होते हैं कि हम टेबल्स के अंदर भी डेटा को डिस्प्ले करते होते हैं और फिगर्स के अंदर भी हम करते होते हैं। फिगर जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो है शो करती होती हैं, ठीक है, और टेबल्स भी हमारे पास, टेबल में बड़ा अच्छा समझ में आता है, या फिगर्स हमारे पास बहुत कुछ समझाती होती हैं। Result section, data presentation. Clear graph, charts, photographs, and drawings can quickly convey the primary findings of a research. ये आपकी प्राइमरी फाइंडिंग्स क्या है रिसर्च की, उसको इजीली आपको बताएंगे। अगर आपकी डेटा चार्ट आपने जितना अच्छा बताया तो मीन्स कि आपकी मोस्टली जो है ना, ये होता है कि रिसर्चर को, अगर सपोज दैट मैं स्पेशली यही करता होता हूँ कि आपको अगर अच्छा रिसर्च पेपर पढ़ना है या आपकी पढ़ना है तो डेटा का सिंपली ये करें, चार्ट को देख लें कि चार्ट के अंदर क्या होता है। चार्ट के अंदर मोस्टली ये ना सारी चीज़ें विजिबल होती हैं और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई होते हैं। तो मैं मोस्टली यही कहता होता हूँ कि चार्ट जिसको समझ में आ जाते हैं तो उसको बाद वो नीचे तो वैसे वो चार्ट की डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है तो उसको इंटरप्रेट किया होता है। सिंपल आप जो है उसको ये कर सकते हैं कि चार्ट को जो है ना वो अच्छा एक्सप्रेस करें। फाइंडिंग एंड डिस्कशन, हाउ योर रिजल्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर। आपकी रिजल्ट दूसरों से अलग कैसे है। कंक्लूजन, दिस शुड बी अ वेरी ब्रीफ रेड अप ऑफ योर प्रपोज थीसिस। ये आपका पूरा थीसिस बन गया, उसको खत्म होता है कि फ्यूचर डायरेक्शन को जो है ना वो पढ़ता है और उसकी सारी फाइंडिंग वगैरह कंक्लूजन पढ़ने के बाद वो देखता है कि भाई इसकी मेन जो है उसकी फाइंडिंग क्या है, उसका फीचर क्या छोड़ा है उन्होंने, गिव कौन सा छोड़ा है वो हमें होगा। रेफरेंसेस, a list of all works referred to in the text. क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। आपने इसमें क्या करना है, क्वालिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है देन क्वांटिटी। क्वालिटी वर्क आपने दें, रेफरेंसेस अच्छे अच्छे दें, अच्छे अच्छे जो आपने पेपर पढ़े हैं उनका रेफरेंसेस दें। डेमोन्स्ट्रेटिंग एंगेजमेंट विद रिलेवेंट लिटरेचर, बोथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड मेथोडोलॉजिकल। आपने हमेशा जो है रेफरेंसेस ऐसे देने जो आपके लिटरेचर से रिलेटेड हों, आपके टॉपिक से रिलेटेड हों, ना कि आप किसी का भी टॉपिक का आपने पढ़ा है उसको एंड में एज ए बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस में आप दे रहे हैं। हाउ टू राइट ए कंक्लूजन, कंक्लूजन आपने कैसे लिखना है, should include the following. What is the strong and most important statement that you can make from your observation? Refer back to problem posed and describe the conclusion that you reached from carrying out this investigation. Summarize new observation, new interpretation and new insights that you have resulting from the present work. आपने इसमें क्या करना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो आपने बनाई है ऑब्जर्वेशन से वो यहाँ पर लिखनी है आपने अपने कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। और इसको अच्छे से आपने समराइज करना है और इंटरप्रेट जो भी किया उसको अच्छे से समराइज करना है आपने।
ये कुछ चीज़ें हैं जो व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए न्यू नॉलेज अबाउट द थीसिस मेक, डू यू मेक सजेशन एंड इंटरेस्टिंग फर्दर एवेन्यू, आर दीज वेज इन व्हिच यू वर्क कुड बी इम्प्रूव्ड बाय फ्यूचर रिसर्चर, व्हाट द प्रैक्टिकल ब्रॉडर इम्प्लीकेशन वगैरह वो आपके वो फ्यूचर रिसर्चर के लिए आपने क्या छोड़ा है, सजेशन क्या आपने दिए हैं, कंट्रीब्यूशन आपकी क्या थीसिस के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। राइट इंट्रोडक्शन, देखें हमने सारा का सारा काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, हमने कंक्लूजन भी लिख लिया, एंड में हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, और हमारे पास एंड में आखिरी में हम एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे छोटा सा। मस्ट राइट एट द एंड, हमेशा एंड में लिखे, मस्ट बी कैच टू गेट द अटेंशन ऑफ द रीडर, हमेशा ऐसा लिखें रीडर आपका पढ़े इंट्रोडक्शन, ना कि वो पहले ही आपकी बस लिटरेचर को देखे, अपने पेपर को आपके देखे और हमेशा के लिए भाग जाए, नहीं, आपने जैसा अच्छा लिखना है। देखिए आर्ट है ये, अगर आपने अच्छा, आपकी कोहेरेंसी अच्छी है राइटिंग के अंदर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्रेस किए हैं आपके आइडियाज, तो डेफिनेटली रिसर्चर पढ़ेगा, वरना नहीं पढ़ेगा वो आपकी साइटेशन। अच्छा, साइटेशन क्यों बढ़ती है किसी जो होता है कोई भी रिसर्च होता है उसकी, क्योंकि उसका रिसर्च वर्क ऐसा होता है कि उसको पढ़ने के लिए यूजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा होता है। इट इंक्लूड जनरल एंड स्पेसिफिक इंट्रो ऑफ ए टॉपिक, द प्रॉब्लम proposed to be studies, research object and brief description on methodology, contribution of study, brief findings and result। इसमें ये 5 चीजें इंक्लूड करनी है अपने इंट्रोडक्शन में, जनरल एंड स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन ऑफ ए टॉपिक, जनरल और स्पेसिफिक, प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम प्रपोज्ड टू बी स्टडीज, रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपके, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथोडोलॉजी, कंट्रीब्यूशन आपकी, और ब्रीफ फाइंडिंग एंड रिजल्ट। How to write an introduction? What do we know about the topic? Provide comprehensive and critical review of the major finding of the area. आपके एरिया की कौन सी मेजर कंट्रीब्यूशन है? What we do not know, gap in knowledge, आपकी जो है gap क्या है? In our current understanding the field are why it is important that these gaps be closed, जो आपने इसके उनको फिल अप किया है। What we are now showing, आप क्या शो कर रहे हैं अभी समराइज करने के बाद, ठीक है। राइटिंग गुड इंट्रोडक्शन, गुड इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस दैट एंड स्लाइड्स आर मोर, आई एम जस्ट गोइंग टू एग्जाम्पल दैट। राइटिंग गुड इंट्रोडक्शन, ये कुछ हैं चीजें, मैं आपको स्लाइड्स दूंगा तो उसके अंदर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। राइट पेपर टाइटल ऑफ ए रिसर्च, अब हमें आ गए हैं कि भाई देखें सब कुछ हमने कर लिया, हम आ गए हैं किसके ऊपर, हमें टाइटल देना है। फाइनलाइज द अप्रोप्रिएट टाइटल एट द एंड ऑफ प्रपोजल, आपने अब इसका क्या देना है, टाइटल देना है। योर टाइटल शुड समराइज द मेन आइडिया ऑफ द प्रपोजल सिंपली एंड इफ पॉसिबल विद स्टाइल, अगर पॉसिबल है थोड़ा सा स्टाइल के साथ बहुत अच्छा अपना टाइटल दें। यू मे वांट टू यूज दैट लिट टाइटल एंड सब टाइटल, उसका टाइटल भी दे सकते हैं, सब टाइटल भी देखते हैं। देखें सपोज दैट कोई भी मैंने टॉपिक उठाया, जैसे मैं स्टॉक मार्केट का ही एग्जांपल लेते आ रहा हूँ, तो देखिए आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि टारगेट कर रहे हैं आगे क्या करना है, सब टाइटल भी हम कहीं कहीं पर दिया जाता है कि उसमें जैसे आपने कोई भी मेथडोलॉजी का जो है, आपने कौन सी मेथडोलॉजी या कौन से इसके मॉडल लगाकर भी हम बताते हैं कि वेवलेट मेथड है या कौन सा भी होता है जैसे लाइक दैट, तो वो बताते हैं, वो सब टाइटल में आ जाता है, लेकिन वो सेमीकोलन में हमें बताना होता है। This is title. Title reflect content of the thesis. Use concise but informative title. Example: physical, chemical, and physico-chemical and functional properties of ozone oxidized starch. So it is a thing. I think so that it's from the chemistry. Okay. थीसिस टाइटल, बी स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट, आपका टाइटल स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अवॉइड फ्रेजेस सच एज ए स्टडी ऑफ, नहीं, कभी भी ये नहीं करना। एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ, नहीं, जैसे हमेशा आपने टाइटल देखे होंगे इम्पैक्ट ऑफ, लाइक दैट, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ, किसका इम्पैक्ट किस पे, उसमें वेरिएबल आपके मोस्टली जो है ना मेंशन हो जाते हैं, दोनों के देना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। थीसिस का टाइटल किस तरह से दें ताकि उसमें वेरिएबल आपके अच्छे से आ जाए। मोस्टली ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसमें वेरिएबल आपके मेंशन अच्छे से होते हैं, और दूसरा कभी सब टाइटल में होता है तो वो फिर वो ये करते होते हैं कि जैसे उन्होंने क्या किया हुआ, जैसे अपना उन्होंने कोई न्यू टेक्निक्स के थ्रू अप्लाई करने या कौन सा मेथड अप्लाई करना है उसके जरिए किया जाता है, या कोई हमारे पास एरिया जो होता है पार्टिकुलर एरिया है तो उसके ऊपर भी वो करते होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट
राइटिंग एन इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट, हम एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अब क्या करें? आइडेंटिफाई द मेजर ऑब्जेक्टिव एंड कंक्लूजन, आइडेंटिफाई phrases with keyword in the method section, identify the major result from the discussion or result। ये सारी की सारी चीजें आपने कंक्लूजन से उठानी है। मेजर रिजल्ट आपकी क्या है? असेंबल द अबव इंफॉर्मेशन इनटू अ सिंगल ग्राफ है। इन सबको आपने क्या करना है? सबको एक इकट्ठा करके एक ही चीज में लिमिटेड वर्ड में समराइज करना है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। The end of this abstract is just as important as the beginning. State the implication of your studies to the field of scholarships in which you are working. इश्यूज, कुछ हमारे पास इश्यूज होते हैं कि ड्यूरिंग थीसिस प्राइवेसी के हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, कॉन्फिडेंशियलिटी होगी। कुछ हमारे पास ये होता है कि जैसे हम डेटा लेते होते हैं कि वो तो हमारे पास कंपनीज वगैरह होती हैं, वो अपनी प्राइवेसी नहीं देती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि वो इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर होता है तो वो नहीं देते हैं। ये इश्यूज होते हैं हमारे पास थीसिस राइटिंग के अंदर। Assemble all the sections in the given layout stated by the university or institutions। अच्छा, आपने क्या करना है? हमेशा लेआउट आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन होती है उसको मद्देनजर रखते हुए रखना है। लेकिन आपने एक चीज जरूर नोट की होगी कि थीसिस के अंदर हमेशा वही होती हैं पार्ट्स, इंटरनेशनल जो होता है हमारे पास पैटर्न, उसी को हमें फॉलो करना होता है। इंपॉर्टेंट टिप्स एंड एफएक्यूज, रूल ऑफ द थ्री। Within each chapter, repeat yourself 3 times। Introduction, body, conclusion। हर चैप्टर में आपने ये 3 चीजें डालनी है। Within thesis, repeat your contribution 3 times। थीसिस के अंदर आपने 3 चीजें कंट्रीब्यूट करनी है। इंट्रोडक्शन चैप्टर, मेन चैप्टर, कंक्लूजन चैप्टर। बट डोंट बोर रीडर। आपने एक चीज जरूर लिखनी है कि इसके अंदर इतना नहीं करना कि भाई जो पढ़ने वाला हो ना उसको बोर हो। मतलब कितना अच्छा लिखना है। आपकी लिखना ऐसा है कि भाई जो रीडर हो वो इसको पढ़े तो उसको मजा आए। इट इज लाइक ए स्टोरी, ठीक है। आपकी स्टोरी अब किस तरह से आप एक्सप्रेस करें वो आपके हैंड में है। अगर अच्छा एक्सप्रेस करेंगे तो आपके रिसर्च पढ़ने में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। वरना कोई भी रिसर्च मोस्टली यही होता है कि पेपर नहीं पढ़ते होते। उसका रीज़न यही होता है कि वो बोरिंग होते हैं मोस्टली पेपर्स, वो इंटरेस्टिंग नहीं होते। What are examiner looking for? Review of the literature। एग्जामिनर क्या देखता होता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी। आप देखें इसके अंदर 2 चीजें वो एग्जामिनर देखेगा आपके पेपर के अंदर। एक आपका लिटरेचर का रिव्यू, दूसरा मेथोडोलॉजी, ठीक है। व्हाट आर एग्जामिनर लुकिंग फॉर? दूसरा आगे प्रेजेंटेशन ऑफ ए रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। स्मार्ट स्टडी मैंने जैसे पीछे कहा था, आपको पेपर की हमेशा 2-3 चीजें आपने नोट करनी है पेपर की मेन कंट्रीब्यूशन, उसका फीचर गेट और उसकी मेथोडोलॉजी। ये चीज़ें आपने अपने थीसिस को अगर अच्छा बनाना है तो उसके अंदर 3 चीज़ें ये ज़रूर करें। कॉमन मिस्टेक्स हमारे थीसिस में कौन कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फुल ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। हम क्या करते होते हैं कि भाई थीसिस के अंदर इतना बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज करते होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करते होते हैं कि भाई जो पढ़ने वाला होता है ना उसको मजा ही नहीं आता। उसको थीसिस के अंदर एक सिंपल वर्ड, थीसिस शुड बी सिंपल, कि आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो आपने क्लियर बताएं ताकि वो पढ़ने वाला जो है उसको अच्छे से समझ में आए उसे, ना कि आप एक कॉम्प्लेक्स लिखें। आपको बेशक आप लिखें आइडिया अपना, कॉम्प्लेक्स इतना नहीं लिखें कि रीडर, हम कहते होते कि भाई इंग्लिश जो है अच्छी लिखें, नहीं। आपका आइडिया अच्छा है तो डेफिनेटली वो समझ में आएगा, रीडर को समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर राइटिंग, जस्टिफाई करना है आपके पेपर को। बी कंसिस्टेंट, अपने पेपर के अंदर कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। यूज सेम टून, एक ही टून रहे, एक ऐसा नहीं हो कि एक आइडिया दूसरी तरफ जा रहा है दूसरी तरफ नहीं। लिंकेज एंड कोहेसिवनेस होनी चाहिए। ये कुछ मेन चीज हैं जो आपके थीसिस के अंदर होनी चाहिए। So that was all about the today's seminar.